हेलो स्टूडेंट्स, हम आज अपनी इस वीडियो में ओम का नियम स्टडी करेंगे। ओम का नियम जो कि विद्युत को समझने के लिए ओम को नियम को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, इसे समझाने के लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। आप इस क्रियाकलाप में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपको सामान चाहिए, वो दे रखा है 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार, जिसके दो सिरों को एक्स वाई से लिखा है। ये वो तार है एक्स वाई। एक एमीटर लिया है, ये एमीटर है जिसको कि हम ए से दिखाते हैं। एक वोल्टमीटर लिया है जिसको हम वी से दिखाते हैं। और 4 सेल लिए हैं, हर सेल का मान 1.5 वी होना चाहिए। हम जो घर में सेल यूज़ करते हैं, हमारी घड़ी में, खिलौनों में या रिमोट में, उन सेल के ऊपर आप देख सकते हो वैसे भी 1.5 भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें 4 सेल लेने हैं। तो ये इसका आरेख बनाया हुआ है कि परिपथ हमें किस तरह से जोड़ना है सभी चीज़ों को। तो मैं आपको एक दोबारा से इसको जोड़कर बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा शायद, इसलिए हम इसको एक सिंपल तरीके से परिपथ को समझने की कोशिश करते हैं। इस परिपथ में आप देखिए कि ये मैंने ली नाइक्रोम की तार, ठीक है। इसके श्रेणी क्रम में मैंने लगा दिया एक एमीटर, जो कि हमारे परिपथ में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको ये मापेगा। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका पता लगाएगा। एक हमने यहाँ पर लगा दी कुंजी। कुंजी लगानी पड़ती है ऑन ऑफ करने के लिए। और ये जो हमारी तार है नाइक्रोम की एक्स वाई, इसके सिरों के पार्श्व क्रम में हमने लगाया है वोल्टमीटर। और वी से दिखाते हैं इसको, वोल्टमीटर को। वी क्या है? वी है वोल्टमीटर। ए है एमीटर। एमीटर विद्युत धारा को जांचने के काम आता है। और वोल्टमीटर जो है वो कितना विभवांतर है दोनों सिरों के बीच, उसको पता लगाने के काम आता है। अब हमने क्या करना है, जो हमने 4 सेल लिए हैं, हमें चारों सेल एक साथ नहीं लगाने हैं, हमें सिर्फ एक सेल लगाना है एक बार में। ये एक सेल मैंने लगा दिया। ये इसका धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। और ये इसका धन टर्मिनल वोल्टमीटर का, ये ऋण। इसी तरह से ही ये हमें लगाना है। इसके सिरों का नाम, जैसा कि ये है एक्स और ये है वाई। अब क्या करना है, जब हमने एक सेल लगा दिया, एक सेल लगाने के बाद हम देखते हैं कि वी की मात्रा, वी का मान कितना है हमारे इसमें। वी का मान कितना है? वी मतलब विभवांतर कितना है। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर को हम वी के ऊपर ऐसे लगाकर लिखते हैं। इसका मतलब है वोल्टमीटर, विभवांतर को मापने वाला। लेकिन विभवांतर को हम वी से लिखते हैं, ठीक है। जब हमने एक से लगाया तो हम देखते हैं कि वी का मान क्या है और आई का मान क्या है। आई मतलब जो ए पता करेगा। ए क्या पता करता है? विद्युत धारा। ये हमने ले ली फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग हमने ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो हमने ये एक सेल लगाया था, अब हमने इसके साथ एक और सेल जोड़ देना है। अगली बार क्या करना है, हमने एक सेल लगाया, हमने वी का मान और आई का मान नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक और सेल लगा देते हैं। 2 सेल लगा देने अब हमने। फिर हमने दोबारा से वी और आई का मान नोट करना है। और उसके बाद वो नोट करने के बाद आपको बीच में एक सेल और जोड़ देना है। ऐसे कर करके आपको 4 बार रीडिंग लेनी है वी और आई की। 4 बार वोल्टमीटर का पाठ्यांक और ए का, यानी कि एमीटर का पाठ्यांक हमें नोट करना है। तो ये है हमारा पहली रीडिंग। फिर हमें नोट करनी है दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग और फिर फोर्थ रीडिंग। 4 हमारे पास रीडिंग आ जाएंगी। पहले हमने लगाया था सिर्फ एक सेल, फिर हमने लगाए 2 सेल, फिर हमने लगाए 3 सेल और फिर हमने लगाए 4 सेल। वी और आई का मान हमने चारों के लिए नोट कर लिया। और फिर जो हमारा वी और आई का मान है, हम निकालते हैं वी बटा आई कितना आएगा। वी बटा आई आंसर निकालना है आपने, क्या आएगा। जब आप देखोगे कि वी बटा आई का मान जो है, हर बार वी की मात्रा, वी का मान अलग होगा और आई का मान अलग होगा इन चारों में। लेकिन आप देखोगे कि वी बटा आई का जो मान है वो हमेशा समान आ रहा है।
ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। v का मान बदल रहा है, i का मान बदल रहा है, लेकिन v बटा i का मान जो है वो समान है। तो ये इसी क्रियाकलाप को ही आधार बनाते हुए, इस टाइप के क्रियाकलाप को ही आधार बनाते हुए जो ये वैज्ञानिक थे ओम, इन्होंने ओम का नियम दिया था। अब हम देखते हैं कि ये ओम का नियम क्या है। अब देखिए इस तरह से V और VI का ग्राफ भी बनाया हुआ है। इसमें एक तरफ ली है विद्युत धारा को एम्पियर में लिखते हैं, A मतलब एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, और विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्टमीटर। तो जैसे जैसे हमने एक सेल लगाया, फिर हमने 2 सेल लगाए, फिर हमने 3 लगाए, फिर हमने 4 लगाए, अगर आप 5 6 और भी जोड़कर देखते हो उसी में ही, उन्हीं के साथ ही, तो आप देखोगे कि हर बार जो भी ए का मान आया उसके साथ आप वी का मान इस तरह से ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ एक सीधी रेखा आएगा जो कि 0 से स्टार्ट होता है। 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा, जो हमने तार ली थी वैसे ही कोई भी तार आप ले सकते हो, ये हमने नाइक्रोम की तार ली थी, आप कोई और तार भी ले सकते हो, किसी और धातु की भी, किसी धातु की तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। ठीक है, तो इस इनके बीच में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका पता लगाया एमीटर से, और इनके जो बीच में सिरों के बीच में विभवांतर कितना है वो V से पता लगाया। तो उन्हें पता चला, क्या पता चला उन्हें, कि V बटा I एक नियत अंक है, या हम कह सकते हैं कि जो V है, विभवांतर है, वो विद्युत धारा के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब आप समझते होंगे मैथ में कि अगर I बढ़ता है तो V भी बढ़ेगा, I घटता है तो V भी घटेगा। समान अनुपात में रहते हैं ये हमेशा, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक घटती है तो दूसरी भी घटती है। ठीक है, तो आप देखिए, हम ये ओम का नियम आपको ये अच्छे से लर्न करना है, इसकी जो परिभाषा है वो भी, और इसका ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, समझ आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। एक विद्युत परिपथ में, ये इसकी परिभाषा है ओम के नियम की, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बस ये है ओम का नियम। साथ में आपको कुछ थोड़ा सा और जोड़ना है कि तार का ताप समान रहना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना है। मतलब ये नहीं कि तार जो है आपने गर्म कर दिया कुछ, अगर आप तार गर्म कर दोगे तो V बटा I का मान बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको सरल भाषा में अगर हम, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, आप बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। पहले लिखोगे तो आप क्या करोगे, ये लास्ट में लाइन नहीं लिखोगे, आप इसके स्टार्टिंग में लिखोगे समान ताप पर, समान ताप पर, उसके बाद सेम है। ओम का नियम मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ओम का नियम क्या कहता है, समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बस ये है ओम का नियम, बहुत ही आसान है। फिर हमें इसको मैथमेटिकली दिखाना है, मैथ की जो जिस तरह से हम मैथ में दिखाते हैं वैसे कैसे लिखेंगे हम, गणितीय रूप जो इसका है वो है V समानुपाती है I के। ठीक है, और I को हम इस तरफ ले जाते हैं V की साइड पर, तो हो जाएगा V बटा I, और ये आएगा एक नियत अंक, या फिर मैं इसको लिख देती हूँ स्थिर अंक। स्थिर अंक का क्या मतलब है, स्थिर है जो, जिसका मान स्थिर है, जो मान बदलता नहीं है। अगर तार समान है और तापमान समान है, सेम तार ले रहे हो आप और तापमान भी वही ले, उसी तापमान पर ही कर रहे हो, तो V बटा I का मान हमेशा समान आएगा, उसका मान हमेशा सेम आएगा, जिसको कि हम स्थिर अंक कहते हैं, जो नहीं बदलेगा। ठीक है, और इस स्थिर अंक को क्या लिख दिया, इसको दिखाया R से, V बटा I बराबर R। ठीक है, R क्या है, R को कहा जाता है प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। तार जो है, कोई भी चालक, ये तो हाँ यहाँ तो हमने तार ली है, कोई भी चालक हो सकता है, किसी चालक तार में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो विद्युत धारा के सामने एक प्रतिरोध लगाता है, उसमें रुकावट डालता है थोड़ी सी, और वो रुकावट क्या है, R है। ये हर चालक में मिलेगा।
कुछ ना कुछ हर चालक के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण वो अपने में से बहने वाली विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है, उसके सामने रुकावट डालता है, उसको रोकता है। ठीक है, तो किसी तार के लिए, किसी चालक के लिए आर का मान ज़्यादा होता है और किसी चालक के लिए आर का मान कम होता है। सभी अलग अलग पदार्थ की तारें अगर आप ले रहे हो तो उन सब के लिए आर का मान अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तार का प्रतिरोध कहा जाता है आर को। किसी चालक का यह गुण है, ये देखिए वही बताया हुआ है, किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का, आवेश का प्रवाह मतलब विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक आपको याद रखना है, जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। इसको हम किससे लिखते हैं, ए से। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट, और इसको हम किससे लिखते हैं, वी से। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, क्योंकि ओम वैज्ञानिक के नाम से इसका आर का मात्रक का नाम ओम दिया गया है। जिन्होंने इसके बारे में बताया था उन्हीं के नाम पर, उनको सम्मान देने के लिए इसके आर के मात्रक का नाम रख दिया गया ओम। और ओम को कैसे लिखते हैं, ओम को या तो ओम आप हिंदी में इसी तरह से लिख दो, या फिर इसके लिए ऐसे, ऐसा नहीं है कि एम्पियर के लिए ए लिख दिया, वोल्ट के लिए वी लिख दिया, तो ओम के लिए ओ लिख दिया, नहीं, ओम के लिए ओ नहीं लिखना, ओम के लिए इस तरह से, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बनाना है, मिलाना नहीं है बीच में से यहाँ से। ठीक है ये है ओम, चाहे आप ओम लिख दो इसका मात्रक, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो सिंपल। अब हम निकालते हैं ओम कैसे, ओम कैसे आया हमारे पास, ओम है किसके बराबर, ओम तो हमने लिख दिया, लेकिन ओम किसके बराबर है, हम देख रहे हैं कि आर बराबर वी बटा आई, यहाँ से आ गया ना हमारे पास, वी बटा आई बराबर आर, आर बराबर वी बटा आई। वी का मात्रक क्या है, ओम, सॉरी वोल्ट, और आई का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो 1 ओम बराबर है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। अगर आपके पास, आपको क्वेश्चन दिया जाता है 1 ओम क्या है, 1 ओम को परिभाषित कीजिए, तो आपको उसकी परिभाषा लिखनी है इस तरह से। अगर आपको ये पता होगा तभी आप परिभाषा लिख पाओगे। आपको ये तो पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम है, आपको पता चल गया, लेकिन परिभाषा लिखनी है जब, तो आपको ये रिलेशन, ये संबंध पता होना चाहिए। आर बराबर वी बटा आई, आर का मात्रक है ओम, वी का मात्रक वोल्ट और आई का मात्रक एम्पियर। तो हम इसका परिभाषा क्या है, 1 ओम की, 1 ओम की परिभाषा ये है कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। बहुत ही आसान परिभाषा है, आपने इसमें कुछ नहीं, सिर्फ तीनों चीज़ों का मान बताना है और प्रतिरोध का मान आपने लास्ट में बताना है। क्या है इसकी परिभाषा, हमें पता है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और उस चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। बस इतना ही है ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा। ठीक है, ये 1 ओम की परिभाषा है। तो यहाँ से ना हम कई संबंध बना सकते हैं, जैसे ये बताया है ना, आपको सिर्फ ये संबंध पता है, कौन सा, वी बटा आई बराबर आर, एक संबंध ये हो गया। क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पर आपको सोल्व करने के लिए, तो आप किस आर निकालना है, अगर आपको वोल्टेज दी हुई, विभवांतर दिया हुआ है, विद्युत धारा का मान दिया हुआ है, आपको प्रतिरोध निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। अगर आपको विभवांतर निकालना है, वी कितना है, तो क्या करेंगे हम, तो हम आई को आर के पास ले जाएंगे, तो आई गुना आर हो जाएगा, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अगर आपको विद्युत धारा का मान निकालना है तो आई बराबर हो जाएगा वी बटा आर। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से, आपको जो भी निकालना है, आर ओम प्रतिरोध निकालना है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। आपको अगर प्रतिरोध निकालना है तो इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को आपने अलग अलग रूप में लिख लेना है, जैसे आप मैथ में करते हो। अगर आपको विभवांतर निकालना है तो इसको ऐसे, और यदि आपको विद्युत धारा निकालनी है तो ऐसे। ये 3 रूप हैं एक ही फॉर्मूले के, ओम के नियम के। ठीक है, अब जो ये समीकरण हमारे पास आया इससे हमें पता चला
कि किसी प्रतिरोध से, ये समीकरण हमें क्या कह रहा है, किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। यही हमें पता चला ना, हमने क्या कहा, V समानुपाती है I के, है ना। और या मैं इसको लिख देती हूँ V बराबर IR, एक रूप हमने ये भी लिखा, हमने ये भी लिख दिया। तो ये क्या कह रहा है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मुझे I को एक तरफ छोड़ देना है, I बराबर है V बटा R। तो जो I है, यहाँ से मैं संबंध बता रही हूँ आपको, I के सामने क्या है, V, तो विद्युत धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती है। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। ओम का नियम यही तो कहता है कि किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है ना। तो I जो है वो I के समानुपाती है, लेकिन क्योंकि R जो है वो बटे में आ रहा है, इसलिए I उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपाती है। अगर 1/R लिख रही हूँ तो ये व्युत्क्रम अनुपाती है कि R बढ़ेगा तो I घटेगा, R घटेगा तो I बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। आप इसको, मैं आपको ना सामान्य जीवन समझाती हूँ। आप भाग रहे हो, ठीक है, आपने रेस देखी होगी, कई तरह की रेस होती हैं। एक हर्डल रेस भी होती है, एक तो है कि सीधा भागते चले जाना, सीधी सड़क है, आपको उस पर भागना है। एक रेस होती है जिसमें कि रास्ते में ना रुकावट लगी हुई होती है, कि उसके ऊपर से कूद के जाना होता है, उसको पार करके जाना होता है। आप दोनों तरह से, एक ही खिलाड़ी है, ठीक है, वो भाग रहा है, उसने दोनों रेस अलग अलग टाइम में, दोनों रेस उसने पार्टिसिपेट किया, उस रुकावट वाली रेस में भी और सामान्य वाली रेस में भी। तो बराबर दूरी की थी दोनों, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम लगा किसमें, रुकावट वाली रेस में। क्यों? क्योंकि जब भी रास्ते में रुकावट आती है तो स्पीड जो है वो कम हो जाती है। आप साइकिल भी चला रहे हो, अगर भीड़ आ जाती है रास्ते में, ट्रैफिक आ जाता है, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है ना। अगर वो भीड़ ना होती रास्ते में, ट्रैफिक ना होता, तो आप जल्दी पहुंच जाते जहाँ पर आपको पहुंचना था वहाँ। लेकिन क्योंकि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक था, इसलिए आपकी स्पीड कम हो गई, इसलिए आपको टाइम लग गया वहाँ पहुँचने में। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ से है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है वो, उसका मान कम हो जाएगा। बस ये आपको समझना। तो जैसा कि इसमें दिया है, किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, ठीक है। तो जो ये विद्युत धारा है, ये उस प्रतिरोधक के या चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपाती है। अगर हम प्रतिरोध को डबल कर दें तो क्या होगा, तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी। समानुपाती का मतलब मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको बताया कि V समानुपाती है I के, तो इसका मतलब क्या था कि अगर I बढ़ता है, विद्युत धारा बढ़ती है, तो विभवांतर भी बढ़ता है। और व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब होता है, ये जो व्युत्क्रम अनुपात मैंने आपको दिखाया है, इसका मतलब है कि अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो कि I बढ़ेगा तो R घटेगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती हैं। अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाएगी। तो इसलिए यदि हम R को, प्रतिरोध को दुगुना कर दें, डबल कर दें, तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो विद्युत धारा का हमने कोई परिपथ बना रखा है हमने एक, और उसके अंदर कई बार विद्युत धारा को घटाना या बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विद्युत धारा को कंट्रोल करना हो, कभी विद्युत धारा बढ़ानी होती है, कभी हमें लगता है कि विद्युत धारा ज़्यादा चाहिए, कभी हमें लगता है विद्युत धारा कम होनी चाहिए। तो उस टाइम पर वोल्टता तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि जैसे हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है ना, उसकी वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, ये आप सबको पता होगा। इतनी वोल्टेज की विद्युत धारा आती है, तो वो तो वही की वही आती रहेगी। हमें विद्युत धारा कम या ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो हम ऐसा प्रतिरोध यूज करते हैं जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकें, और ऐसे प्रतिरोध को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। और जो परिवर्ती प्रतिरोध हमें जो युक्ति का यूज करते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोध के लिए, उसको कहते हैं धारा नियंत्रक, ठीक है। आपको देखो, आपको कैसे इसको समझना है। मैंने आपको क्या बताया कि एक तो ये बताया कि V, या फिर हम V नहीं लिखेंगे, मैं आप लिखूंगी I समानुपाती है R के, I समानुपाती है V, और I व्युत्क्रम अनुपाती है R।
मैं कोई काम कर रही हूँ, विद्युत धारा मैंने एक परिपथ बनाया है जिसमें मुझे विद्युत धारा को कम करना है या कभी ज़्यादा करना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं उसको करने के। एक तो मैं देख रही हूँ कि जो आई है वो वी के समानुपाती है। मुझे अगर विद्युत धारा को बढ़ाना है तो मैं विभवांतर को बढ़ा सकती हूँ, वोल्टेज को बढ़ा सकती हूँ, या अगर मुझे आई घटाना है तो मैं वोल्टेज घटा सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। एक तो तरीका ये है आई को घटाने या बढ़ाने का। दूसरा तरीका मैं जानती हूँ कि आई व्युत्क्रमानुपाती है आर के। अगर मुझे आई को बढ़ाना है तो मैं प्रतिरोध को कम कर दूंगी, और आई को घटाना है तो मैं प्रतिरोध को बढ़ा दूंगी। तो दो तरीके हैं मेरे पास। मैं आई में परिवर्तन ला सकती हूँ, एक तो वोल्टेज में परिवर्तन करके और दूसरा प्रतिरोध में परिवर्तन करके। लेकिन जो हमारे घर में विद्युत धारा आ रही है, कहीं पर भी विद्युत धारा आ रही है, उसकी वोल्टेज तो फिक्स रहती है, हम उसको तो नहीं बदल सकते ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम आर को परिवर्तित करेंगे। विद्युत धारा में परिवर्तन लाने के लिए हम प्रतिरोध को बदलेंगे। विद्युत धारा को घटाना या बढ़ाना कई बार बहुत जरूरी हो जाता है, और स्रोत की वोल्टता यानी कि वोल्टेज वी में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम जिस अवयव का यूज करते हैं उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। मतलब विद्युत धारा का नियंत्रण करने वाला, विद्युत धारा को कम करने वाला या विद्युत धारा को ज़्यादा करने वाला। हम ओम के नियम से समझ चुके हैं कि विद्युत धारा विभवांतर के वोल्टेज के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर मुझे धारा का नियंत्रण करना है, विद्युत धारा को नियंत्रित करना है, तो मैं वोल्टेज को नहीं बदलना चाहती हूँ, तो मैं किसको बदलूंगी, मैं प्रतिरोध को बदलूंगी। और प्रतिरोध को विद्युत धारा जो है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो युक्ति प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं धारा नियंत्रक, जो धारा का नियंत्रण करेगी, धारा को नियंत्रित करेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक और क्रियाकलाप बताती हूँ। आप देखिए, ये एक क्रियाकलाप जो हमारी बुक में है कि इसमें हमने दो तार लिए हैं, दो नहीं 3 अवयव लिए हैं अलग अलग। एक हमने ये तार ले ली, एक मैंने 10 वाट का बल्ब ले लिया और एक मैंने टॉर्च का बल्ब ले लिया। ठीक है, 3 बल्ब ले लिए। टॉर्च का बल्ब जो है वो थोड़ा छोटा होगा, 10 वाट का बल्ब ले लिया और एक ले लिया नाइक्रोम का तार। अब ये 3 जो चीज़ें हैं ना, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। तीनों का क्या अलग अलग होगा, प्रतिरोध अलग अलग होगा। ये परिपथ हमने एक बना लिया, इसमें यहाँ पर हमने खाली क्यों छोड़ दिया, यहाँ पर हम बारी बारी से एक बार लगाएंगे नाइक्रोम का तार, तो मैं देखूंगी कि ये एम्पियर में कितना मान आया। फिर मैं नाइक्रोम का तार हटा दूंगी, फिर मैं लगाऊंगी ये 10 वाट का बल्ब, फिर दोबारा मैं देखूंगी कि धारा का मान कितना आया। फिर मैं ये बल्ब भी हटा दूंगी और इसकी जगह पर लगाऊंगी टॉर्च बल्ब, और तब दोबारा से देखूंगी कि धारा का मान क्या आया। हम यहाँ पर अलग अलग पदार्थ, अलग अलग अवयव का प्रयोग कर रहे हैं जिनका प्रतिरोध तीनों का ही अलग अलग है। हम ये देखना चाहते हैं क्या प्रतिरोध को बदलने पर विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन आता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है ना। हमने तो यही पढ़ा, ओम के नियम को अगर हम लागू करें तो उससे तो यही है ना कि अगर प्रतिरोध को कम करेंगे तो विद्युत धारा ज़्यादा होगी और प्रतिरोध को ज़्यादा करेंगे तो विद्युत धारा कम होगी। तो वही अब हम प्रयोग करके ये सिद्ध कर रहे हैं। तो तीनों बार यही करना है। ठीक है, ये देखिए आप, ये सारा बताया हुआ है। ये जो अंतराल मतलब ये जो खाली गैप है इसमें निक्रोम का तार जोड़ना है, एक बार ये वाला परिपथ को पूरा करना है, कुंजी लगानी है यानी कि स्विच ऑन करना है, ये स्विच है ना इसको ऑन करना है, और एमीटर का पाठ्यांक नोट करना है। एमीटर में मैं लिख लेती हूँ, फर्स्ट रीडिंग है हमारी, पहला पाठ्यांक मान लो आ गया x। क्या पाठ्यांक है ये, एमीटर का पाठ्यांक, और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद प्लग से कुंजी बाहर निकाल यानी कि बटन ऑफ कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब नाइक्रोम का तार हटा देना है, यहाँ से इसको हटा दिया, इसकी जगह पर टॉर्च बल्ब लगा दिया, ये वाला कोई भी लगा सकते हो, पहले बाद में कुछ भी कर सकते हो।
इसके बाद टॉर्च बल्ब लगा दिया। अब दोबारा से देखो एमीटर का पाठ्यांक क्या है, यानी कि उसमें विद्युत धारा कितनी आ रही है सेकंड टाइम पर, मान लो ये है वाई। फिर ये हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने 10 वाट का बल्ब यूज़ किया। तो इसके अलावा ये तो हमने 3 चीज़ लिए ना, हम और भी अलग अलग चीज़ ले सकते हैं। हर बार हम विद्युत धारा का मान कितना है, एमीटर में क्या शो हो रहा है, वो हम नोट करते चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सेम है। तो हम ये देखते हैं इस क्रियाकलाप में कि विभिन्न अवयवों के लिए हमने नाइक्रोम का तार लिया, टॉर्च बल्ब लिया, हमने 10 वाट का बल्ब लिया, उनके लिए ए का मान अलग अलग है, यानी कि विद्युत धारा अलग अलग है। और ये अलग क्यों है, जो मैंने आपको बता दिया है। कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं, रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालते। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, रेस है कि आपको सीधे रास्ते पर भागना है। तो कुछ अवयव ऐसे होते हैं कि जिसमें विद्युत धारा जो है ना बहुत आसानी से सीधी चलती चली जाती है, कोई रुकावट नहीं है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके रास्ते में रुकावटें हैं। उस तरह से रुकावटें नहीं होती है जैसी रेस में होती हैं, वो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। कुछ जो अवयव हैं वो उसके प्रवाह का विरोध करते हैं, मतलब रास्ते में उसमें रुकावटें हैं इस तरह से। और हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर के, कि इलेक्ट्रॉन की गति होती है जब किसी चालक में से, उसके कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के बहने का कारण है इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे चालक में से तो विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कोई प्रतिरोध, कोई गतिरोध आ रहा है तो विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कोई गतिरोध नहीं है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो आपको मेन इसके अंदर से क्या करना है, आपको इसमें से सिर्फ ये पढ़ना है कि किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध के द्वारा मंद हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। एक ही साइज का चालक है, वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वो ज़्यादा अच्छा चालक होता है, और जो ज़्यादा प्रतिरोध लगाता है वो प्रतिरोधक कहलाता है, और जो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध लगाता है उसको हीन चालक कहते हैं। मेरे पास 3 चालक हैं। एक पहला चालक मैंने लिया, क लिख देती हूँ मैं। पहले चालक को मैंने लिखा क, पहला चालक। इसका जो आर का मान है ना वो कम है, तो इसलिए मैं इसको कहूँगी ये एक अच्छा चालक है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा बहुत आसानी से बहेगी, इसमें प्रतिरोध बहुत कम है। मैं जा रही हूँ साइकिल पर और रास्ता बिल्कुल साफ है, तो मैं कहूँगी भाई ये तो रास्ता बहुत अच्छा है, तो ये चालक बहुत अच्छा है। दूसरा मेरे पास चालक है ख, मैंने लिख दिया, ये दूसरा चालक है, ठीक है। इसका आर का मान जो है ना मध्यम श्रेणी का है, मतलब आर है तो, प्रतिरोध है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम सिर्फ क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रतिरोधक। ये एक प्रतिरोधक है जो काफ़ी मात्रा में प्रतिरोध लगाएगा, ठीक है। और तीसरा मैंने लिया ग, तीसरा चालक जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक है। तो जहाँ प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो मैं क्या कहूँगी ऐसे चालक को, ऐसे रास्ते को मैं क्या कहूँगी, बहुत गंदा रास्ता है ये तो, इतनी दिक्कत से मैं चल पा रही हूँ, इतनी दिक्कत से मैं साइकिल चला पा रही हूँ। तो ऐसे चालक को हम हीन मतलब निम्न श्रेणी का, बुरा, लेकिन आपको लिखना हीन ही है इसको, ठीक है। ऐसा चालक हीन चालक कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है। और ये हमने ये 3 की तुलना की ना, 3 चालकों की, इन चालकों का साइज समान होना चाहिए। आप तारें ले रहे हो, 3 तारें अलग अलग पदार्थ की बनी हुई, लेकिन उनकी जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए, लंबाई भी और मोटाई भी, सिर्फ वो अलग अलग पदार्थ की बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ही हम उनमें तुलना कर सकते हैं कि ये अच्छी तार है, ये अच्छा चालक है, ये बुरा चालक है, या ये प्रतिरोधक है। इसलिए ये दिया हुआ है सर्व सम साइज का वह अवयव, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए ओम का नियम, और ओम के नियम की जो परिभाषा है वो आपको लिख कर याद करनी है।
और साथ में जो इसका गणितीय सूत्र मैंने आपको बताया है कि v समानुपाती है I के, और v बटा I जो है वो एक स्थिरांक या नियतांक है। नियतांक बुक में लिखा हुआ है या स्थिरांक भी लिख सकते हो आप। और v बटा I बराबर R, ये इसका गणितीय सूत्र है ओम के नियम का। R का मात्रक ओम है, ये आपको पता होना चाहिए। एक ओम की क्या परिभाषा है ये भी आपको अच्छे से याद करनी है, एक ओम की परिभाषा। ठीक है, इसको अच्छे से करिए और कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप मेरे से पूछ सकते हो।